बता रहे थे कि हिंदी संगम 2005 से इस हिंदी भाषा की संस्कृति और साहित्य के प्रचार और प्रसार में कार्यरत है। मोटे तौर पर हम भारतीय संस्कृति के ऊपर भी उसी तरह का हम ध्यान रखते हैं। तो इस अवसर पर सबसे ज़्यादा हम स्मरण करना चाहेंगे सिटी ऑफ बीवर्टन और स्टेट ऑफ ओरेगन, जिनके सहयोग और योगदान से हमें ऐसे साहित्यिक कार्यक्रमों को करने की प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ी बात, आज के कार्यक्रम की परिकल्पना और रूपरेखा में श्री शकील अख्तर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शकील जी अगर हैं तो हाथ हिला सकते हैं। और शकील जी प्रसिद्ध रंग आलोचक, पत्रकार और इंदौर स्टूडियो के संस्थापक हैं। रंगमंच और लोकनाट्य परंपराओं पर उनकी गहरी दृष्टि और अनुभव इस वर्कशॉप को विशेष बनाते हैं। और इन सब कड़ियों को जोड़ने में हम सबके परम मित्र और झिलमिल संस्था के संस्थापक अनूप भार्गव जी का अद्भुत योगदान रहा है। तो कुछ विशेष उल्लेख उनके लिए भी अनूप जी भी हाथ हिला सकते हैं। तो आगे की कार्यक्रम की जिम्मेदारी तो शकील अख्तर जी की है, लेकिन इसके पहले वह आए कुछ बातें। आज का सत्र लगभग 45 मिनट की प्रस्तुति के रूप में होगा। इसके विशेष वक्ता होंगे संगम नगरी से पधारे श्री अतुल यदुवंशी जी, जो हिंदी संगम के दर्शकों और हमारे मित्रों को और कला प्रेमियों को संबोधित करेंगे और कुछ अपना ज्ञान हम लोगों को बांटने का प्रयास करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि अपने माइक्रोफोन जरूर म्यूट रखें और अपने प्रश्नों को अंत के लिए सुरक्षित रखें। अंत में आधे घंटे हमें मिलेंगे जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि यह सत्र हमारे सबके लिए नौटंकी की परंपरा, उसकी कलात्मकता और उसके समकालीन महत्व को समझने में एक सार्थक अवसर बनेगा। तो अब हम श्री शकील अख्तर जी से अनुरोध करेंगे कि वे आज के सत्र की पृष्ठभूमि, हमारे अतिथि वक्ता श्री अतुल यदुवंशी जी का परिचय और इस वर्कशॉप की रूपरेखा के बारे में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नौटंकी के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अतिथि श्री अतुल यदुवंशी जी के बारे में कुछ कहूं। उससे पहले मैं, जैसा मैंने कहा, कि हिंदी समय के सभी आयोजकों, सम्मानित सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज जब हमारी लोक परंपराएं हाशिए पर है, सारी दुनिया की तरह भारत के लोक कलाकारों में एक तरह की बेचैनी है, अपनी परंपरा को बचाने की चिंता है। ऐसे वक्त में अगर हिंदी समय आता है आगे और कहता है कि हमें एक नौटंकी की वर्कशॉप करना है, तो अ, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत खुशी भी होती है। तो इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और साधुवाद प्रकट करता हूँ ये सभी हिंदी समय के साथियों, सदस्यों के लिए, और जो भी इस वक्त मौजूद है देश और दुनिया से। हम सब भारत माँ के अंश हैं, ये कहूँगा, और इस संस्कृति और इस कला के संवाहक भी है अपनी अपनी दृष्टि से। जैसा कि आपने बताया, इंद्रजी नौटंकी सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय नाट्य शैली है, संगीत, संवाद, नृत्य, अभिनय का बेहतरीन संगम। और हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई नौटंकी तो जरूर देखी है। अगर आला उदली मैं कह दूं थोड़ा सा, हालांकि इस बारे में विशेषज्ञता तो श्री यदुवंशी जी ही है, वो बताएंगे हमें इस बारे में। मैं कोई उनके बीच में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे कोई गीत भी याद कर ले, ऐसी कोई चीज़ याद कर लेते हैं, या कोई प्रेम कहानियाँ, पौराणिक कथाएं याद कर लेते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे दृश्य आ जाते हैं और हम नौटंकी को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितनी लोकप्रिय परंपरा रही होगी। और एक दुख का विषय ये है कि आज इस नाट्य परंपरा को निभाने वाले भारत में बहुत कम कलाकार बचे हैं, शायद गिनती के। और उनमें कोई एक्सपर्ट हो, जो एक रिसर्च स्कॉलर हो, जिसने लगातार इसमें काम किया है, वैसे तो शायद नाम के ही होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे कला विशेषज्ञ अतुल, नौटंकी कला के जो विशेषज्ञ हैं, अतुल यदुवंशी जी मौजूद है।
उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हिंदी समय में आने का अपना स्वीकार किया निमंत्रण। पहली बार से ही वो प्रसन्न रहे, बहुत खुश रहे, उनसे मेरी मुलाकातें होती रही, बातचीत होती रही। इंद्र जी, अनूप जी और गीता जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में हम लोगों की भारत में बड़ी मदद की। तो उससे के लिए धन्यवाद। अब आते हैं हम इस जैसा मैंने कहा कि हमारे नौटंकी कला विशेषज्ञ अतुल जी के बारे में कुछ कहूँ। मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। हमारे साथ में दो और साथी भी भारत से जुड़े हुए हैं। एक एक्टर, थिएटर के डायरेक्टर और संगीतकार अजय कुमार जी दिल्ली से हैं, और अक्षय सिंह ठाकुर इस वक्त भुवनेश्वर उड़ीसा से होंगे। मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, अगर वो होंगे तो उनको भी धन्यवाद कि वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। और वो हम और आपने बताया जैसे 2005 से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे आयोजन किए हैं, तो सच में ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत खुशी की बात है कि हम भारत की संस्कृति और कला और साहित्य और हिंदी के लिए इतना काम बाहर करते हैं, तो बहुत हमें भी खुशी होती है और अच्छा लगता है। अतुल जी के बारे में जहाँ तक बात करूँ तो वो करीब 3 दशकों से अधिक से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और उन्होंने इस लोक नाट्य परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अ, हालांकि वो, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि वो एक साइकिलिस्ट थे, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के लेवल पे पहुंचे थे, लेकिन कहीं उनको लग रहा था कि मेरा ये सफ़र की जो राह है, जो मुझे जाना है आगे, वो कहाँ जाऊं, किस दिशा में जाऊं। तब इनके जहाँ तक मुझे याद है, जैसा कि अ, यदुवंशी साहब ने बताया कि उनके एक गुरुजी इलाहाबाद में, अ, मेरा ख्याल है शांति प्रधान जी, उन्होंने उनको इस बारे में गाइडेंस दिया और कहा कि आप जो है रामलीला और नौटंकी के लिए काम करो। तब जाके उन्हें लगा कि हाँ, शायद ये मेरी दिशा हो सकती है। इस बारे में और भी विशेष रूप से वो बता सकते हैं अभी आगे। और फिर उनको एक दिशा मिली, उन्होंने फिर नौटंकी के लिए समर्पित भाव से काम करना शुरू किया। और रामलीला के लिए भी उनके मन में फिर ये भावना जागी कि इसके लिए भी कुछ अच्छा करना है, वो आगे भी इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने लगातार इसके लिए अध्ययन किया, बहुत सारे चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकाली, बहुत सारे कलाकारों को प्रशिक्षित किया, अपनी रेperटरी बनाई, और एक तरह से एक वो जीवंत नौटंकी की जीवंत प्रयोगशाला बन गए। मैं तो कहूँगा कि वो एक सर्जन और साइंटिस्ट बन गए संस्कृति के, क्योंकि उन्होंने एक तरह से बहुत सारी चीज़ें नई अपनी लैब में, अपनी नौटंकी की जो काम है उसमें उन्होंने एक साइंटिस्ट की तरह नई नई चीज़ों को जन्म देना शुरू किया, उसके प्रयोग शुरू किए, लोगों को उससे जोड़ा और उसमें नई बातें लेकर आई। एक एक जो दौर ऐसा भी आया, मुझे ध्यान आता है, जब हमारे देश में जब वीसीआर का दौर था, और कुछ हमारे देश में ऑर्केस्ट्रा का प्रभाव बढ़ रहा था, और कुछ अश्लीलता और फूहड़ता भी हमारी कलाओं में आने लगी थी। तब और उस समय जबकि ऐसा लग रहा था कि एक ही तरह की कहानियां चल रही है, लोग ऊबने लगे हैं, तब उन्होंने एक नया काम जो किया, अतुल जी ने, वो था अ, प्रेमचंद की कहानियों को इसमें लेकर आना। बूढ़ी काकी, कफन जैसी कहानियां उन्होंने इसमें लेकर आए, और उसको नौटंकी में इस तरह से प्रस्तुत किया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इतना ही नहीं, कालिदास के संस्कृत नाटकों जैसे मालविका, अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम को भी नौटंकी में अपनी तरह से मंचित करके एक अलग स्तर दिया, उसकी बड़ी पहचान बनाई। और जब शुरुआत हुई थी इसकी, भारत रंग महोत्सव की, हम जानते हैं कि संगीत नाटक अकादमी भारत में और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी अपनी तरह से इस तरह की कलाओं को प्रश्रय देने में, आगे बढ़ाने में अपना तरह का योगदान दिया है। हालांकि अतुल जी की भूमिका बहुत अलग है, और बहुत अलग तरीके से उन्होंने काम किया, और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा शुद्धता परंपरा के साथ में ज़्यादा अलग तरीके से प्रयोग करते हुए काम किया है। तो भारत के रंग महोत्सव में जब शुरुआत हुई थी, आई थिंक 2002 के आसपास, तब भी अतुल जी का पहला जो प्रोडक्शन है वो अ, बंटवारे को लेकर
एक उन्होंने नाटक किया था, वो प्रोडक्शन हुआ। और बंटवारे की आग, हाँ, और वो बड़ा लोगों ने उसको पसंद किया, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई, उसका मैसेज भी बहुत अद्भुत था, जोड़ने वाला था हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में और भारत के विभाजन को लेकर। वो एक संवाद था। और बाद में उसका अलग दूसरे देशों में भी मंचन हुआ, विशेषकर पड़ोसी मुल्क में। लेकिन इस तरह के कामों ने उन्हें एक अलग तरह की पहचान दी, ख्याति दी। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक संकुचित भाव भी रहा है इस कला के साथ में, कि भाई यही लोग नगाड़ा बजाएंगे और यही लोग संगीत का ये वाद्य बजाएंगे और दूसरे लोग ये काम नहीं करेंगे। आपकी रंगमंडल में ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा कि नहीं, जो भी कलाकार है वो हर तरह का काम करेगा, वो वादन का भी करेगा, संगीत का भी करेगा, गायन का भी करेगा, अभिनय का भी करेगा। उसको हर तरह की भूमिका निभानी होगी। तो एक बड़ा एक काम है उनके, उसमें समभाव रखा अपनी कला में। उन्होंने कभी किसी को उसमें छोटा बड़ा नहीं रखा। और एक तरह से वो अ, अपने काम से आज हमारे देश में एक अलग तरह की उम्मीद बन गए। अपने अपनी इस नौटंकी की शिक्षा, उसके संस्कारों को आगे बढ़ाने लगे और बहुत बड़ी एक हरी, मतलब कहना चाहिए कि एक नई पौध उन्होंने पैदा कर दी। अतुल जी के बारे में एक बात और मुझे जिक्र करना चाहिए। बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात जो मैं उनकी बातचीत से पहले कहना चाहता हूँ कि उन्होंने लोक कलाकारों के लिए उनके ओल्ड एज में कैसे वो जीवन जिएंगे, कैसे सम्मानजनक तरह से वो जी सके, इसके लिए एक स्वर्ग सोसाइटी फॉर वेलफेयर एडवांसमेंट ऑफ रूरल जनरेशंस, एक स्वर्ग नाम की संस्था बनाई है। और अद्भुत बात यह है कि इससे देश के करीब करीब 18 राज्यों के हजारों कलाकार जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका भी वो निभा रहे हैं। एक तरफ तो जहां वो कला को हमारी और विशेषकर नौटंकी को आगे बढ़ाने का, उसे बचाने का, उसे नया रूप रंग देने का, उसे फिर से राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पे पहचान देने का काम कर रहे हैं, उसकी जड़ों को सींच रहे हैं। वहीं देश के हजारों लाखों कलाकारों को जोड़ रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। उनकी संस्था ये चाहती है कि भाई उन सबको एक पेंशन किसी तरह से मिलता रहे, उसके लिए वो अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जीवन अपना जी सके और आगे बढ़ सके। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक जैसे हम कला में कहते हैं ना, एक कलाकार एक सच में पहले एक अच्छा इंसान, कोई भी विधा हो, ऐसा एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। दूसरों के लिए उनके दिल में प्यार है, केवल वो अपना ही नहीं सोच रहे हैं, और उन्हें इस तरह से जीवन पूरा का पूरा अपनी इस कला के लिए, इस संस्कृति के लिए, देश के लिए और कलाकारों के लिए लगा दिया है। मुझे आज उनके लिए बशीर बद्र साहब की एक, जो कि अब हमारे बीच पिछले दिनों नहीं रहे, चले गए, और यहाँ पे बहुत सारे साहित्य और संस्कृति और कवि मन के लोग भी बैठे हैं। तो उनकी एक पंक्ति याद आ रही है जो मैं इनको समर्पित करना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय श्री अतुल यदुवंशी जी को, कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप सब संस्कृति दूतों के लिए मैं ये कहूँगा, जो कि आप भारत में है या नहीं है, या भारत में भी है, तो आप सब एक तरह से भारत की कला और संस्कृति के संस्कृति दूत है। और आज हमारी माटी के एक सपूत तो हम सुनने जाने ही जा ही रहे हैं, सुनने जा रहे हैं उनको। तो उनके लिए मैं अपनी तरफ से दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि वतन से करे जो मोहब्बत, सच्चा वही हिंदुस्तानी है। वतन से करे जो मोहब्बत, सच्चा वही हिंदुस्तानी है। उसका खून खून है, बाकी सब तो पानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आपका स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक प्रारूप हमने साझा किया था,
हिंदी संगम के साथ में बातचीत के तौर पे अनूप जी, गीता जी और इंद्र जी विशेष तौर पर उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, कैसे नौटंकी के बारे में जानेंगे। तो अतुल जी, मेहरबानी, आप उस प्रारूप के अनुरूप इसके शुरुआत से लेके नौटंकी की आज के समय तक की स्थितियों के बारे में अपना व्याख्यान दें। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आभार कि मुझे आपने सुना, और मेरी मेरी गलतियों को आप क्षमा करेंगे। जो कह सका, जो भाव आए वो कह दिया। धन्यवाद। हिंदी संगम के सभी जो उसके कर्णधार हैं, इंद्र अवस्थी जी, अनूप भार्गवा जी, अरविंद रघुवंशी जी, अरुण प्रकाश जी और बाकी सभी साथियों को ढेर सारा प्रणाम। शकील भाई को भी नमस्कार और हृदय से धन्यवाद। और आज जो है, जब हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो इस धरती पे, व्हेन आई से आई मीन इट, इस आकाश के नीचे कोई भी देश हो, इतना पावरफुल कोई भी थिएटर माध्यम रहा ही नहीं है जितना ये द ग्रेट इंडियन थिएटर नौटंकी रहा है। ये एक कहानी किस्सा सुनाने का तरीका है। नाट्य हमारे यहाँ पे बहुत पहले से रहे हैं और रामायण में भी इसका जिक्र है कि जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो ढेर सारे कलाकार भी बुलाए गए थे। उसमें ढेर सारे जो है नाटक वाले लोग भी आए थे और अपने तरीके से जो लोक नाट्य करते थे उस वक्त वो सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। लेकिन अगले दिन जो है वो वनवास हो गया राम जी को, तो उसके बाद में फिर वो प्रस्तुतियां नहीं हुई थी, इसका जिक्र है। और बकायदा वो सभी लोग जो है वशिष्ठ मुनि से मिले थे। इसके बाद में जो दूसरा प्रमाण हमें मिलता है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसका काल क्या है ये तो नहीं मालूम है। हाँ, पर 3 से 3.5 हजार वर्ष तो मान लिया जाता है। और कहते हैं कि कोई एक समय में नहीं लिखा गया। भरत एक परंपरा मान लेते हैं और ढेर सारे भरत हुए और उसको सदियों तक परिष्कृत करते रहे और उसको जो है दोस्त करते रहे। सम फील कि नौटंकी जो है बहुत लेटेस्ट चीज है। नौटंकी नाम से उसके जाएंगे, नामकरण से जाएंगे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर वो जो एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, एक कहानी किस्सा सुनाने का तरीका है, जहाँ पे संवाद है, जहाँ पर ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारे किरदार हैं, सभी के अपने डायलॉग्स हैं। तो वो प्लेन डायलॉग जो है किसी दिन क्लिक करे, किसी दिन नहीं क्लिक करे। मुझे आज दुखी होना था, मैं दुखी हूं या न हूं। मुझे बहुत खुश होना है, पता चला मेरे घर में कोई बात हो गई है ऐसी, कोई गमी हो गई है, कोई ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है कि शाम को प्ले है और मैं जो है बहुत खुश नहीं हो पा रहा हूं। तो इसका वाया मीडिया फिर जब ढूंढा हमारे उन थिएटर गुरुओं ने, जिसको उस समय भी हम ऋषि मुनि ही कहते थे। सोशल साइंटिस्ट होता था वो भी ऋषि मुनि होता था, समाजशास्त्री होता था वो भी ऋषि मुनि होता था, और वो नाटक का भी जो डायरेक्टर होता था वो भी ऋषि मुनि ही होता था। तो वो जो डिवाइसेस उन्होंने डाली कि हम कैसे फूल प्रूफ तरीके से जो भाव अपेक्षित है, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि नहीं, वो कम्युनिकेट होगा कि नहीं, वो संप्रेषित होगा कि नहीं, और उसके लिए फिर ये गायक शैलियां निकाली। एक दिन में, एक क्षण में किसी ने चुटकी बजा करके तुरंत कोई चीज इन्वेंट नहीं करी होगी, दैट वी फील। और आज हम इस बात को समझते हैं। और वो समय बीतता गया, धीरे धीरे चीजें ऐड होती गई और समय बीतते के साथ में चीजें समृद्ध होती चली जाती हैं। और उसके साथ में ही जो है होता क्या है कि फॉर्म भी अपने को अपग्रेड करता है। दौर आते हैं,
अलग अलग दौर आते हैं, कलाकार निकलते हैं। हर क्षेत्र की, हर बेल्ट की एक अलग तासीर होती है। हर क्षेत्र में अपनी एक बात है, और उस भाषा में वहां पे जो है उसके अपने कथानक हैं, उसके अपने लोकल हीरोज हैं, उसके अपने कंटेंट्स हैं। पर पूरे इंडिया के साथ में कोई प्रॉब्लम तो है कि ये हरदम गाते रहते हैं। बच्चा पैदा होने वाला है, गाना गा रहे हैं। बच्चा पैदा हो गया, फिर गा रहे हैं। बच्चा 6 दिन का हुआ, छठी हुई, फिर गा रहे हैं। 12 दिन हो गए, फिर गा रहे हैं। उसकी शादी होने वाली है, फिर बन्ना बन्नी मिल करके गा रहे हैं। और उसके बाद में पता चलता है कि एक दिन वो खत्म भी हो जाता है, मर भी जाता है, तो फिर वो गा गा करके रो भी लेते हैं। गंगा जी जा रही हैं औरतें नहाने के लिए, गाते हुए चली जा रही हैं। आदमी जरा सी बात पे खेत में जो है फड़ुआ भी चला रहा है तो गा रहा है। वो मेहनत कर रहा है तो गा रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हार्ट बीट्स हैं, ये जो रिदम है, ये जो धक धक है, ये जो जीवन है, इसको कैच करा था लोगों ने। और वो जान रहे थे कि कैसे, हाउ टू मेक द थिंग्स बिट इजियर, थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा कैसे और अच्छा हो सकता है। अब वो औरत को बेबी होने वाला है, और लेबर पेन में वो चीखेगी, चिल्लाएगी, वो दूर तक ऐसी आवाजें जाएंगी तो इट माइट नॉट लुक डिसेंट। तो उस वक्त क्या करेंगे? सारी औरतें मिल करके और ढोलक बजाते हुए और जो है सब लोग सोहर गाएंगी। और सब लोग एक संवेद स्वर में, तेज स्वर में ढोलक के साथ में सोहर गा रही हैं। और ठीक है, शी इज गोइंग थ्रू द पेन। पर वो लेडी जो है अकेले हो सकती है ऐसे कठिन समय में, तो उस वक्त 4-10 औरतें भी उसके पास में रहें उसकी हेल्प के लिए। ये जो कम्युनिटी का एक प्रयास था कि सारे लोग कैसे मिल करके काम कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें तब डिवाइस हुई थी। नौटंकी, हालांकि शुरू में नौटंकी नहीं थी। शुरुआत में अपने देश में तमाम तरह के नाट्य रूप थे, जिसका जिक्र बहुत होता है। पर एक चीज है कि पूरे कंट्री में जो है एक कहानी है, और कहानी के बीच में गाने हैं उस भाव को दिखाने के लिए। आप कर्नाटका चले जाएंगे तो यक्षगान है। आप असम चले जाएंगे तो अंकिया नाट्य है। आप आंध्रा चले जाएंगे तो डोडाट्टा है। आप बंगाल आ जाएंगे तो जात्रा है। आप बिहार चले जाएंगे तो कीर्तनिया नाट्य है, जिसको हम विदेशिया बोलते हैं। और आप नॉर्थ में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है स्वांग था। स्वांग में जब गीत जोड़े गए, स्वांग माने एक ड्रामा, समवन टेक्स अ फॉर्म, एक कैरेक्टर उसने लिया और उसके साथ में ही उसने उसके डायलॉग्स बनाए एक कहानी को लेकर के। पर जब गीत जोड़ दिए गए तो स्वांग धन गीत, स्वांग प्लस गीत, तो वो हो जाता है सांगीत। ये सांगीतिक परंपरा जो है, ये पूरे कंट्री में यूनिफॉर्मली रही। और ये है कि कुछ चीजें बहुत पॉपुलर हो जाती हैं, कुछ चीजें निकल करके जो है बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं जहां पर। बट इनिशियली ये फोक आर्ट्स का, ये नौटंकी का, या ऐसे थिएट्रिकल फॉर्म्स का जो है एक मिशन था। शकील भाई की बात से मैं एकदम सहमत नहीं हूं कि बहुत कम लोग बचे हैं इसको करने वाले। और ऐसी दयनीय स्थिति में कलाकार नहीं है, फॉर्म दयनीय स्थिति में कभी कभी आ जाता है। कलाकार खूब हैं, फोक आर्ट्स में जो गायन के लोग हैं वो भी बहुतायत है। और ये लोक कलाएं इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि ये लोगों की कलाएं हैं, ये मासेस की कलाएं हैं। ये जैसे संस्कृत नाटक थे, संस्कृत नाटक राजमहलों में होते थे, रेपेट्रीज होती थी। नीचे से कलाकार चुन करके राजा की रेपेट्री में जाते थे। राजा की वाइफ या राजा जो रानी होती थी या कोई सिस्टर राजा की होती थी, या बहुत क्लोज कोई राजा का होता था, वही रेपेट्री हेड होता था, वही जो है उसको चलाता था। समय के साथ में फिर रिजीम चेंज हुई, मुगल आ गए, तो फिर संस्कृत नाटक खत्म हो गए। संस्कृत नाटक खत्म हो गए तो संस्कृत नाटक जो है कभी मासेस में नहीं गए थे।
तो वो मास की भाषा थी नहीं संस्कृत, तो वो जो है वहीं से उसने दम तोड़ दिया संस्कृत नाटकों ने। और वो जो है इसीलिए 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद में संस्कृत नाटक नहीं दिखते। लेकिन ये लोक की चीजें थी, लोक की चीजें जो है लोग की चीजें हैं। ये कोई बहुत इसका कंटेंट जो होता था बहुत ही शानदार होता था। और ये सभी फोक आर्ट से देवर विद देयर मिशन। मिशन क्या था इन लोगों का? जब तक हमने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, जब तक हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं सीखा था, तब तक अपने फोक आर्ट्स के माध्यम से हम लोग क्या करते थे कि अपने कंट्री की हिस्ट्री, उसके जो महान लोग हुए, कोई बहुत ही ब्रेव आदमी हुआ उसकी कहानी, ऋषि मुनि हुए उनकी शिक्षाएं, वो सारी उनकी लाइफ, और उसी चीजों को हम लोग अपने गीतों से और नाट्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। जैसे कि चाहे सत्य हरिश्चंद्र हो, चाहे फिर वो भक्त पूरनमल हो, राजा भर्तृहरि हो, या फिर अमर सिंह राठौर की नौटंकी हो, या सत्यवान सावित्री की हो। पर जब तक हमारे पास में स्कूल नहीं थे, जब तक हमारे पास में यूनिवर्सिटीज नहीं थी, जब तक हमारे पास में जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो एजुकेशन देते हैं, ऐसे समय में ये फॉर्म पूरे कंट्री में हिस्ट्री, मोरल एजुकेशन, और अपने रिलीजन के बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में और उसके स्ट्रगल्स के बारे में अपने प्लेस के जरिए उसको जो है डॉक्यूमेंट भी कर रही थी, प्रेजेंट भी कर रही थी, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको ट्रांसफर भी कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा काम था इन लोगों का, जबरदस्त काम था। अब शुरू में होता क्या था कि वो जो है बड़े माने राजा महाराजाओं की कहानियां हो गई, या वीर पुरुषों की कहानियां हो गई, या ऐसे जो है भक्त पूरनमल या राजा राजा भर्तृहरि की कहानी हो गई। तो ऐसी चीजें दिखाते 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 थोड़ी सी मोनोटोनी सी हो गई थी। उसके साथ में ही क्या हुआ कि तब ये सांगीतक कहला रहे थे सभी, सांगीत कहला रहे थे। स्वांग धन गीत, एक स्वांग एक ड्रामा जिसमें म्यूजिकल ड्रामा, माने सिंपली उसका अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो वो जो म्यूजिकल ड्रामा था वो ये था। इसी बीच में क्या हुआ कि 1882 में खुशी राम जी ने एक नया संगीत लिखा, प्ले लिखा, और वो था संगीत शहजादी नौटंकी का। अब एक शहजादी नौटंकी थी, मालवा के एक राजा थे, उनको एक बेटी हुई। बेटी का वेट बहुत कम था सिंस बर्थ, और राजा बड़े वरीड रहते थे। उस जो बिटिया थी उसको जो है 9 टका से और कुछ फूल से ही तौल दिया गया। तो उसका वेट इतना कम था, बड़े माने वो तमाम वैद आए सब लोग आए, तो इसीलिए वो 9 टका से तौल दिया गया, तो उसको नौटंकी शहजादी बोला गया। और वो जिंदगी भर उसका वेट बहुत कम रहा, बड़ी हो गई वो। अचानक क्या हुआ कि शी गेंड वेट एंड वो ब्यूटी और सारी चीजें आ गई। बाद में गुप्तचरों ने राजा को बताया कि शी इज इन लव विद एन ऑर्डिनरी पर्सन, फूल सिंह, और उसके साथ में उसका लव अफेयर है। अब हुआ क्या? लव अफेयर के साथ में ही स्ट्रगल शुरू हुई। अब वो जो कहानी, पहली बार लव स्टोरी एक कॉमन मैन की, वो जो बैठा चुपचाप देखता रहता था, सत्य हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि या अमर सिंह राठौर है, वो पहली बार देख रहा था कि एक आम सिपाही के रूप में वो स्वयं है वहां पे, उसका रिप्रेजेंटेटिव फूल सिंह है। अब वो उस लव स्टोरी पे वो सीटी बजा सकता था, वो खुश हो सकता था, वो हल्ला मचा सकता था, वो नाच सकता था। और वो फिर ऐसी पॉपुलर हुआ ये वाला प्ले, ये संगीत इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद सारे प्रेजेंटेशन से ही नौटंकी हो। जैसे इंडिया में गांव में आप देखेंगे कि अक्सर आदमी कह देता है कि वो दांत साफ करने वाला कोई कोलगेट दे दो, वो एक ब्रांड नेम हो जाता है। या कपड़ा धोने वाला कोई रिन दे दो, उसको नहीं मालूम है कि और भी साबुन कौन कौन से हैं, पर वो जो है वो ब्रांड नेम बन जाता है। तो ये नौटंकी क्या हुई, वो ब्रांड नेम हो गई। अब जब वो ब्रांड नेम हो गई तो उसके बाद में जो है ये फॉर्मेट शुरू हुआ। बट अब आ जाते हैं कि है क्या नौटंकी में। नौटंकी एक कहानी है। कहानी को जो है कुछ लोग सोचते हैं कि ये लालटेन में होती थी,
अंधेरे में होती थी, कहीं खुले मैदान में कभी भी हो जाती थी। इसके कलाकार जो होते थे सुबेरे उठते थे, नाचने लगते थे, गाने लगते थे, दोपहर में भी गाते थे, रात में गा के फिर सो जाते थे। ऐसा नहीं था। ये सबसे रिचेस्ट, माने कंटेंट वाइज, और सबसे महंगा फॉर्म था जिसको हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। ये इतना महंगा था, और ये सबसे पहली ऐसी फॉर्म इंडिया में था। ये जो संगीत का ये प्ले जो प्रेजेंट करने का जो तरीका था, इसकी रेपेट्रीज होती थी। इसके लिए जो है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने समय में लिखा है। नाट्य शास्त्र क्यों लिखा गया होगा? इसलिए थोड़ी लिखा गया होगा कि 1967 में 66 में जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनेगा दिल्ली में, तो वहां पढ़ाया जाएगा, इसलिए 4000 साल 3000 साल पहले लिख दिया गया। नहीं नहीं, उस वक्त ये फॉर्म बहुत थे। जब बहुतायत में लोक में चीजें होने लगती हैं, तो एक दिन आता है कि भाई अवस्थी जी ऐसा करिए कि अब कुछ रूल बना दीजिए, ऐसे ऐसे सब लोग कुछ भी करने लग गए हैं, नॉट डन। तो भरत मुनि जी के पास में सब लोग गए, तो सब ने कहा कि ओके रूल बना दीजिए, इसका विधान बना दीजिए। विधान जब बना तो बहुत साफ साफ देखिए, श्लोक में लिखा हुआ है, ताल वाद्यानुगम गीतम नटी भीर्यतम गीयते नृत्यास अनुगतम रंगम तत्संगीतक मुच्यते। मतलब क्या है कि जिसके प्रेजेंटेशंस में ताल और वाद्य म्यूजिक इस्तेमाल हो रही हो। नटी माने अभिनेत्री, नट माने अभिनेता संस्कृत में। तो नटी जहां पे गा करके चीजों को प्रस्तुत करती हो, और ऐसी प्रस्तुतियां जो रंगशाला में प्रस्तुत होती हो। रंगशाला मीन्स एक प्रॉपर ऑडिटोरियम, जहां पर कि एक घेरा होगा, जहां पर बंद में होगा, और जहां पे वो रंगशाला में जो प्रस्तुत होती हो, उसी को हम संगीतक कहेंगे। और तभी संगीतक माने ये म्यूजिकल थिएटर जो है ये संभव होगा, और उसी को हम कहेंगे। आप कहीं पर भी कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि इस पे अंकुर जी का एक बहुत अच्छा लेख था वागर्थ में बहुत पहले, और मेरा भी अपना अध्ययन रहा है कि अ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके इधर तक जब ये 100 100 लोगों का रंगमंडल चलता था, तो 100 कलाकार नहीं होते थे। कलाकार तो उसमें 2 दर्जन ही होते थे मैक्सिमम। बाकी खाना बनाने वाले होते थे, टेंट वाले होते थे, जो मंच बनाते थे, जो घेरा पूरा बनाते थे ऑडिटोरियम सा, वो होते थे लोग। बाउंसर्स होते थे, टिकट बेचने वाले होते थे, सिक्योरिटी वाले, सब कुछ मिला करके वो 100 100 लोगों का रंगमंडल चलता था, और सब लोगों को चलता था। तो आप ये सोचिए कि ये जो इतना ह्यूज, ये जो एक टीम लेकर के काम करते थे, तो वो जब कहीं प्रेजेंट होती रही होगी तो बहुत ही कॉस्टली रहती रही होगी। अपने समय को भी दर्ज करा नौटंकी। प्रयागराज में पंडित रामराज त्रिपाठी, शेख मूसा, राजा राम पांडे, ऐसे सरीखे लोग जो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में जो साथी होते थे, जो ऐसे प्रेजेंटेशंस करते थे कि वुड यू बिलीव इट कि प्रतापगढ़ में 37 किसान मारे गए, और पंडित रामराज त्रिपाठी जी ने नौटंकी लिखी, प्रताप का विलाप। प्रताप माने प्रतापगढ़, माने प्रताप कोई पिता है और उसके 37 बच्चे मार दिए गए हैं पुलिस की गोली से, तो वो विलाप कर रहा है। माँ जंजीरों में, वीर बालक, ऐसी प्रस्तुतियों का ये बेल्ट रहा। एक बेल्ट रही मथुरा, जहां पर कि जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक, और वो जो एक गेय प्रधान, गायकी प्रधान ज्यादा चलती थी। और एक बेल्ट रही कानपुर, जहां पर कि प्रेम आख्यानक या लव स्टोरीज या ऐसी चीजें ज्यादा चलती थी सुगम संगीत के साथ में। लेकिन वो जो कन्नौज सी बेल्ट से लेकर के इधर तक का था, ये थिएटर में बहुत ही समृद्ध थे, बहुत एक्सपेरिमेंटल थे, बहुत ही ज्यादा। एक पंडित गिरिराज जी ने एक जो है शरद नागर जी ने किताब लिखी है, पंडित गिरिराज। लिखी क्या है, माने वो एक आलाप है, और वो जो है पंडित गिरिराज जी जो है भरतपुर कामा के थे। तो वो जो है उनके पास में संगीत नाटक एकेडमी में आते थे, रोज अपने जीवनी बताते रहते थे, तो उसको वो उन्होंने रिकॉर्ड करके दर्ज कर दिया है। नौटंकी एक ऐसा थिएट्रिकल फॉर्म है जिसको देखने के बाद में
कोई भी थिएटर का आदमी थोड़ा सा रश्क करने लगेगा, थोड़ा सा घबराने लगेगा कि इतने पावरफुल फॉर्म को हम कैसे बर्दाश्त करें। इंडियन फिल्में भी जब स्वरूप ले रही थी, जब इंडियन फिल्में 1930s में 33 में बन रही थी, तो उस वक्त एक बड़ा संकट आ गया कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो इंडियन फिल्म्स का होगा। उस वक्त जो यूरोपियन फिल्म्स थी या जो यूएस की फिल्म्स थी, तो वहां पे फिल्म फिल्म होती है और गाने जो होते हैं वो एल्बम में सिंगर्स अलग निकालते हैं। सॉन्ग्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ द फिल्म एक्चुअली। पर यहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे सबसे पॉपुलर फॉर्म नौटंकी थी। और वो जो गीत थे वो कैसे कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, और कैसे, चाहे सैड है या लव है या कोई हेट्रेड है या कुछ है, उन एक्सप्रेशंस को और कैसे हाईलाइट करना है, इसको वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूज करने के लिए गानों का सहायता या उसकी हेल्प ली जाने लगी। और हम एक ऐसे फॉर्मेट में आ गए, वो एक मॉडर्न नौटंकी हो गई। और ये अपने एक अलग है, नौटंकी का अपना एक फॉर्मेट है। दोहा है उसमें, चौबोला है, दौड़ है, बहरे तबील है, शिकस्त है, लावनी है, मांड है, कवाली है, गजल है। तो व्हाट डज दैट मीन? वो एक गुलदस्ता है, उसको जो भी चीजें एक्सप्रेसिव मिलती हैं वो लेकर के अपने खोस लेता है, और वो इसी तरह से डेवलप होते हुए चली चली आ रही है। कुछ लोग इसको गायकी का ही माध्यम मान लेते हैं और इतनी भयानक गायकी करते हैं कि पूरे इसके नाटक के तत्व को ही मार देते हैं, अपनी गायकी के वजन के नीचे दबा करके उसका पूरा प्राण हर लेते हैं, और इतना गा डालते हैं कि सुनने वाला भी जो है तप जाए। और किसी को सिखाने पहुंच जाए तो वो इतना प्रदर्शन गाने का हो जाता है कि सिखाने वाला जो है पहले दिन ही हिम्मत छोड़ देता है, दूसरे तीसरे दिन से वो गायब होने लगता है कि मेरे बस का ये नहीं है। दिस इज नॉट डन। एक्चुअली क्या होता है, नौटंकी मान लेते हैं कि गाने का फॉर्म है, कोई चीज गानी थी। अब उस दिन उसको गायक नहीं मिला, मान लेते हैं उस दिन उसको कव्वाल कोई मिल गया, कव्वाली गाने वाला। तो उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई आज एक रोल निकलवा दो मेरा, बहुत जरूरी है, इतना इतना गाना रहेगा, तुम्हें ये बोलना रहेगा। अब कव्वाली वाले के पास में तो अपना एक स्वर है। अब उसने जब गाना शुरू करा तो उसने दूसरी तरह से शुरू कर दी, एक नया एडिशन कर दिया उसमें। अब एक अलग सी तीखापन, नेजल प्रधान गायकी उसकी। अब सुनने वाला देख रहा है तो कह रहा है ये नौटंकी है, तो वो अलग से सोच रहा है। मान लो कोई बड़ा ऑफिसर हो गया, कोई बड़ा आदमी हो गया, उसने उस दिन वो देखा था, कहा नहीं नहीं ये वाली नहीं है, वो तो वैसे गाते हैं। तो गाते कैसे हैं, या गाना कैसे होता है नौटंकी में? नौटंकी में गाना वैसे ही होता है और वैसे ही होना चाहिए जैसा कहानी की उस वक्त डिमांड है। यू कैन नॉट फिक्स कि ये दोहा ऐसे ही गाया जाएगा, लेट द सिचुएशन व्हाट सो एवर बी। कोई सिचुएशन हो, गाना ऐसे ही है। आप हत्या कर रहे हैं नौटंकी की, और आपने कम समझा है। कुछ भजन गाने वाले हैं, कुछ लंगोरिया गाने वाले हैं, कुछ रागनी गाने वाले हैं, कुछ लोकगीत गाने वाले हैं। उनसे कहा जाएगा नौटंकी कर लोगे, कहे हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ भी गा देगा। अब फिर परेशानी, बड़ी दिक्कत ये है। तो क्या है कि डायलॉग किसी नाटक के, वो जो भाव होते हैं, वो जो उतार चढ़ाव हैं, वो जो वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं, वो जो है उसको ध्यान में रखना ही होगा, अदरवाइज वो ड्रामेटिक नहीं हो पाएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देखेंगे कि दोहा है जैसे। अब नॉर्मल दोहा, नॉर्मल दोहा बहुत कठिन तरीके से गाने की जरूरत नहीं है, खास करके जब हमें वर्कशॉप करनी है और जब हमें सिखाना है, तो हमें यह देखना होता है कि सामने कौन लोग हैं, हम उन्हें क्या बता सकते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, और व्हाट बेस्ट कैन बी डन इन दिस सिचुएशन।
अब जैसे कि शुरुआत होती है एक नॉर्मल दोहा, कोई भी नॉर्मल दोहा है। मातृभूमि की वंदना, कर गणपति का ध्यान, खेल शुरू हम कर रहे, श्रीमतियों श्रीमान। श्रीमतियों श्रीमान देश भारत है अपना न्यारा, और धरती का ये स्वर्ग सलोना, देवों को भी प्यारा। तो कृषि प्रधान है देश हमारा, जियो। और खेत हमारी थाती, आत्मा गांव में बसती है, वह वगैरह वगैरह। पर इसी को सैड गाना हो तो सैड में क्या है? अब जैसे कि दोहा एक ही तरीके से आप नहीं गा सकते। यू हैव, सभी बैल हल बट गए, बटे खेत खलिहान, आधा आधा घर बटा, रोया बहुत किसान, रोया बहुत किसान, हो गया, सैड हो गया। पर इसी को जो है सस्पेंस हमें करना हो, कुछ एक्सप्रेसिव वहां पे जो है, माने कोई अ, एक आदमी दूसरे आदमी को भड़का रहा है, मेरी बातों को सुनो, गुनो, ध्यान दे सार, रामू का भी फसल पे है आधा अधिकार, है आधा अधिकार, बिना श्रम के वो मौज मनाता, जिटे बैल से तुम रहते हो, तुमको क्या मिले। इसी में सस्पेंस और लाना हो, या ओल्ड एज है, मान लेते हैं कि बहुत बूढ़ी है, जैसे कि प्रेमचंद जी ने लिखा है बूढ़ी काकी के बारे में कि शी इज वेरी ओल्ड, और वो घिसट के चलती है, उसको दिख भी नहीं रहा है, उसको कम दिखता है, खाने की इच्छा ही है बहुत ज्यादा बस। और उतने में जो है उसके घर में कोई उत्सव होने वाला है और कोई आया है आगुन्तक, तो उसने जो है कहा कि काकी बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही हूँ। अब जितना प्रेमचंद जी ने लिखा है उस बुढ़िया के बारे में, तो उतना तो ख्याल डायरेक्टर को रखना पड़ेगा गाते समय। तो मैंने गवाया वहां पे बूढ़ी काकी से कि बुढ़ापे में आदमी कैसे थोड़ा गा पाता है, थोड़ा हाफता है, थोड़ा बोलता है, तो बातचीत कैसे कर रहे हैं। उसे कहता है कि बहुत कमजोर दिख रही है, यहाँ पे क्या हुआ? तो कहती है बूढ़ी काकी, आपन राज गवा बेटवा, अब दूजे के है आस, आपन संपत्ति दई दूसरे के, कीन्हा आपन नास। पीछे से एक आलाप उभरा और उसको जो है एक्सप्रेसिव बनाया गया। पर इसी को जो है चीख चिल्ला करके गाना पड़ जाए तो, आपने राज गवा बेटवा, कोई सेंस नहीं। सो होता क्या है कि वो जो है, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव, कि कैसे क्या करना है। जैसे कि संस्कृताइज्ड हमने जो है वो मालविका के निमित्त देना, मालविका हम कर रहे थे। अब उस वक्त जो है उसके सूत्रधार उतरे। अब सूत्रधार उतरे तो कैसे ये लगे कि संस्कृत नाटक था। तो वो जो चारण है, दारे नारा ना ना ना, नारा दारे नाम, तो वो जो वहां से लिया, तो मैंने वहां से वो दोहे कैसे पलट दिए मैंने उठा करके। नाट्य यज्ञ में आप जो आए,
हम कृतार्थ श्रीमान, नमन करें नटराज को, जो है नाट्य सुजान। मालविकाग्नि मित्रम नाटक को, लिखे थे कालिदास। स्वांग नाट्य उसमें उल्लेखित, देता है आभास। मेरे कान की सर्जरी हुई है 15 डेज पहले, तो मैं बहुत थोड़ा सा लाउड नहीं हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा काइंडली वैसे समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि कहानी के प्रेजेंटेशन के लिए आपको बहुत सी चीजें, अब जैसे कि अंधेर नगरी दे दो। अब ये भी जो है एक दोहा है। अब बाजार का सीन है, आप लोगों ने करा है अंधेर नगरी, अवस्थी जी बता रहे थे मेरे को एक बार। तो मान लेते हैं कबाब वाला आता है, गर्मा गर्म कबाब हमारा, बड़ा जायकेदार, आँच 72 और मसाला पड़ा है 84। इमेंस आपके पास में स्कोप है, आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, डीएम थे, अमृत अभिजात सर। राइट नाउ ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू कल्चर, इन कल्चर, यूपी गवर्नमेंट के। अब उन्होंने कहा कि अतुल मैं भी रोल करूंगा। तो मैंने उनका वॉइस टेक्सचर देखा। अब अंधेर नगरी में वो गुरु हैं, और साथ में शुरुआत में जो महंत जी हैं और उनके दो चेले हैं, एक गोवर्धन है और एक जो है नारायण है। अब वहां पे जो है एक हम लोग ने बेस स्वर ले लिया था उस सीन की शुरुआत में ही, और क्या करा था कि राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। अब महंत बोल रहे हैं, दूर से तो ये नगर लगता बहुत अच्छा तो है। इस पे मैंने सोचा था कि कैसे ग्रेविटी दें, गुरु गुरु लगे, नारायण दास एक सच्चा चेला है वो चेला लगे, और गोवर्धन थोड़ा उच्छृंखल टाइप का है तो वो वैसा लगे। तो गुरु को दिया, दूर से तो ये नगर लगता बहुत अच्छा तो है, भोग ठाकुर को लगे, मिल जाए गर भिक्षा जो है। राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो। अब नारायण सच्चा चेला है, तो वो क्या कहता है, आपका कहना है सच, लगता है सुंदर ये नगर, पर नगर से अच्छी भिक्षा भी मिल जाए अगर। राम भजो राम, थोड़ा हाई स्वर में। अब वो महंत फिर, गोवर्धन पश्चिम को जाओ, नारायण पूरब को। कोरस है, गोवर्धन पश्चिम को जाओ, नारायण पूरब को, बने जोग सामग्री सीधा, भोग लगे ठाकुर को। राम भजो। अब गोवर्धन जो है, जो थोड़ा सा उच्छृंखल चेला था, तो गुरु जी लगते लोग यहाँ के, वो एक टोन आपको कैरेक्टराइजेशन करते समय अलग अलग बांट देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से दोहा जो है, नौटंकी जब हम कर रहे हैं या ऐसा म्यूजिकल थिएटर कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि हमारे पास में एक बैंक होना चाहिए। लव, हेट्रेड, एज, या अनाउंसमेंट कोई, दारे नारे नारे ना, हम्म,
मैं न जाऊं छोड़ कर गाँव का ताल तलाब, सुख से करता हूँ बशर मुझको कीजिए। म्यूजिक के साथ में सारी चीजें जब सिंक्रोनाइज होती हैं तो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। थिएटर की जो उपयोगिता है, ये कैची है, ये जो पकड़ता है लोगों को, ये इसका जो है कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और प्ले हमें कौन सा लेना है, या कौन सा चीज किसको सूट कर रहा है, कितने कैरेक्टर हमारे पास में है, कितने आर्टिस्ट हमारे पास में है, हमारा रिसोर्सेज क्या है, तो उस हिसाब से हम कोई भी प्ले ले सकते हैं, कोई भी प्ले उठा सकते हैं। कहानी को बदलना होता है समय के साथ में। बहुत दिनों से नौटंकी की या सांगीतिक की कहानियों का विषय नहीं बदला था। थोड़ी सी पब्लिक को रट गई थी। 100, 200, 300 साल तक जब वही कहानियां चलती रहेंगी, तो एक सैड टर्न आया जब लोग इसको डांस का नंबर बना दिए, नौटंकी को। और वो डांस जो फॉर्म है, जो रॉन्ची डांस नंबर है, जो थोड़ा सा नॉटी टाइप का डांस करते हैं, वो दैट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ दिस फॉर्म। वो अभी का एडिशन है, 20th सेंचुरी की शुरुआत का। और वो इसलिए एडिशन था क्योंकि कहानियां नई नहीं आ रही थी। जब कहानियां नई नहीं आ रही थी तो क्या हुआ कि पब्लिक अपने आप ही ऐड कर देती है कि ओए मास्टर बैठ जा बैठ जा, वो लड़की भेजो वो डांस करे, वो ज्यादा अच्छा है। अब ये जो हुआ भी होगा तो कैसे हुआ होगा, इसको मैंने आई थॉट इट ओवर अगेन एंड अगेन, बहुत सोचा मैंने। तो होता क्या था कि नौटंकी जो है पहले पर्दों पे होती थी। पर्दे माने बैकग्राउंड के जो होते थे। तो कभी महल की सीन है, कभी जंगल की सीन है। तो वो जो सीन बैकग्राउंड किस लिए चाहिए होता है हमें, या सेट किस लिए चाहिए होता है, टू लोकेट द एक्शन। ये एक्शन हो कहाँ रहा है, जंगल में है या महल में है, या कहीं मैदान है या नदी का किनारा है, वॉटेवर। तो 10 पर्दे, 12 पर्दे, 13 पर्दे, ऐसे करके इस तरह से जो है वो प्ले होते थे। जब पर्दे बदले जाते थे नेक्स्ट सीन के लिए, तो आगे का वो जो कर्टेन है उसको बंद कर देते थे बैकग्राउंड बदलने के लिए। अब होता क्या था कि उतनी देर में ही क्या होता था कि कुछ भीड़ चली जाती थी। तो कभी डायरेक्टर ने सोचा होगा कि कैसे करें। तो ग्रुप में जो कुछ लड़कियां रहती थी, तो ये हुआ कि तुम थोड़ा सा डांस कर लो उतनी देर तक। पर्दा बाहर का कर्टेन बंद है, अंदर चेंज हो रहा है बैकड्रॉप उसका, और इन द मेन टाइम आप बाहर एक थोड़ा सा परफॉर्म कर लो, तो उतनी देर पब्लिक का मन लगा रहेगा। अंदर से आवाज आती थी कि यस डन, बदल गया, तो वो जो है उसको हटा दिया जाता था, प्ले आगे शुरू हो जाता था। हुआ क्या कि कालांतर में कि वो कहानियां 100 बार देख चुका होता था आदमी, चूंकि स्टोरी नहीं बदल रही थी, वही 4-6 स्टोरी में ही घूम रही थी पूरी। तो जो नए राइटर नहीं आ रहे थे, तो उससे क्या है कि स्टैग्नेशन की वजह से वो जो डांस करती थी बाहर, तो उसी के ऊपर कुछ लोगों ने पैसे फेंके होंगे या पैसे दिए होंगे। अब मैनेजर को लगा होगा कि उस स्टोरी वाले से ज्यादा पैसा तो इधर ही आ रहा है, और वो जो है मेन कर्टेन खोल के वो सेंटर स्टेज आ गई। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हर चीज का एक जो है टर्निंग पॉइंट होता है, और हर चीज जो होती है फिर वो आगे बढ़ करके बदलती भी है। सो अगेन, जब हमें नौटंकी की फिर से स्टेब्लिश करना था नौटंकी को, तो हमने सोचा क्या करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी लिया हमने, मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट, उनकी बूढ़ी काकी, उनका पंच परमेश्वर, कफन, मंत्र, ये सारी कहानियां ली। इससे हुआ ये एक चीज कि कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो इलाहाबाद में तो हाई कोर्ट भी है, तो वो जो जजेस हैं, जो वकील हैं, वो सब ने जो बचपन में पढ़ा था सारी कहानियों को, पंच परमेश्वर से लेके बूढ़ी काकी तक है, या ये सारी अंधेर नगरी है, सारी चीजें, तो मैंने वो जानबूझ करके वो पॉपुलर चीजें ली जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करता था, और जिस चीज से नौटंकी और भी स्टेब्लिश हो सकती थी, और जिसको जो है हम बहुत इफेक्टिवली कर सकते थे। तो उससे क्या हुआ कि लोगों का इमेजिनेशन बढ़ा, और उसके बाद में फिर से वो जो लोगों ने अबंडन कर दिया था इस फॉर्म को कि डांस वगैरह होता है, दिस इज नॉट माई जोनर,
तो वो जो उसको जो है वो जो छोड़ के चली गई थी पब्लिक ऑडियंस, वो फिर से पलटी। और वो जो है फिर हमने जो है कालिदास जी की मालविकाग्निमित्रम से लेकर के और अंधेर अभिज्ञान शाकुंतलम भी करा। उसके बाद में जो है बहुरूपिया करा। हाँ, हमारा एक बहुत ही शानदार प्ले है दास्ताने लैला मजनू। माने उसके डायलॉग, उसके जो है अदायगी और उसके जो तमाम चीजें हैं, तो वो जो है वो इट्स ऑसम। और वो सारी चीजें जो है मिल करके, और हमने जो है एलईडी का भी यूज करा पीछे। इतने सेट्स होते थे कि उतनी जल्दी जल्दी हम बदल नहीं सकते थे। तो जब हम बदल नहीं सकते थे तो हमने क्या करा कि वो जो है एलईडी का भी इफेक्टिवली यूज करा। और आने वाले समय में कभी कभी क्या होता है ना कि फोक के लिए लोग ये सोचते हैं कि वो कोई पीरियड ड्रामा है, वो 2000 साल पहले जैसे होता था, कहीं गुफा में कहीं पे कोई लालटेन की रोशनी में, वैसे ही होना चाहिए। नहीं, ट्रेडिशन मीन्स समथिंग जो बहुत पहले शुरू हुई थी, और वो टिल डेट आज तक वो अगर चल रही है तभी वो परंपरा कहलाती है, तभी वो ट्रेडिशन है। अदरवाइज वो बीच में कभी टूट गई तो वो हिस्ट्री हो जाएगी। तो वो जो ट्रेडिशन है वो लोक जो है किसी गंदे बदबूदार ठहरे हुए पानी का नाम नहीं है। वो बहुत वेग से बहता है और बहुत गति के साथ में अपने चीजें जो अभी अपने दौर की जो चीजें हैं उनको दर्ज करता है। तो सारे मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ में, और ट्रेडिशन में आप जो है आपका फॉर्म है, और वो फॉर्म जो है आपका ट्रेडिशनल है। आप जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप वही रख रहे हैं इंटैक्ट, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पर बाकी जितनी यूटिलिटीज हैं वो आप हरदम यूज कर सकते हैं। एक अच्छे ऑडिटोरियम में करना है, एक लाइट्स के साथ में करना है, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट आ सके। तो ये सारी चीजें हैं। यूनेस्को ने भी अपने 2007 के जो है कन्वेंशन में कहा था, थिएटर फॉर्म्स को लेकर के वर्ल्ड ओवर जो भी एक संकट आया था कि कैसे होना चाहिए, तो उसने कहा था कि सेफ गार्ड, डू नॉट फ्रीज। तो सेफ गार्ड हमें फॉर्म का करना है। वी कैन नॉट फ्रीज द कंटेंट। कंटेंट जो है कंटेम्परेरी होगा, जो लेटेस्ट होगा, बहुत सी चीजें होंगी। बहुत मेरे साथी कवि हैं श्लेष गौतम, जो कि उनके पिता कैलाश गौतम जी बड़े कवि रहे हैं। तो कई बार मैंने उनसे बहुत सी चीजें लिखवा लेता हूँ, बहुत सी सीन की जहाँ पे जरूरत रहती है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि एक जो है वृत्त जो है मैंने अपनी बातें कही हैं। और फर्स्ट टाइम के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए नौटंकी के लिए इतना पर्याप्त है। और कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो देन आई कैन रिस्पॉन्ड प्लीज। I think just to maintain some order, please raise your hand and I'll try to call out those names in that order. And then you can unmute and ask your question. That would be great. First I have is Ajanta Sharma. Can you please unmute and ask your question? सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि अतुल जी, क्या नौटंकी और जो नाटक जो थिएटर में होता है वो भिन्न विधा है या एक ही है? एक ही विधा है। एक्चुअली में क्या है कि नौटंकी क्या है कि वो पहले से आई हुई है, या म्यूजिकल थिएटर का फॉर्म, जो इंडियन थिएटर भारतीय रंगमंच की जब हम बात करते हैं, तो वो पहले से ही जो है इस्टेब्लिश्ड है, वो पहले से आई हुई है। तो उसके पास में एक एडिशनल चीज क्या है, वो है ऑडियंस पार्टिसिपेशन इन थिएटर। बहुत पहले बीबीसी ने एक बड़ा सेमिनार करा था कि ऑडियंस पार्टिसिपेशन इन थिएटर। जो प्रोसेनियम थिएटर है, जो हमने बाहर से लाए हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक कहानी हो रही है मंच पे, समवन इज लिविंग देयर लाइफ, या कोई इवेंट है या कोई ऐसा कोई घटना है, और उसको कुछ लोग देख रहे हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं। बट नौटंकी क्या है, उससे आगे बढ़ती है, या फोक की चीजें उससे आगे बढ़ती है। वो आधा कुछ बोलती है और आधा जो है ऑडियंस को लपेट लेती है। जैसे कि हम बात करें कि अ, जब तक है हम, तुम्हें किस बात का, तो सामने से बोलेगा गम। तो वो क्या है कि जुड़ता है, वो कंटिन्यूटी में जुड़ता रहता है। जैसे कि तो कृषि प्रधान है देश हमारा,
चाचा। तो हम्म। वो बड़ा कम्युनिकेटिव है वो। तो वो क्या है कि वो जो है वो वहां पे जो है वो एक दूसरे से जो है रिलेशंस जो है बेहतर रहते हैं। और थिएटर जो है बिना म्यूजिक के कौन सा थिएटर है, और जो बिना म्यूजिक के थिएटर है वो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में अभी देखिए ना, थिएटर में सभी लोग जो है उन एलिमेंट्स को जो है डालने लग गए हैं, म्यूजिकल एलिमेंट्स को या कुछ फोक को। पर मुझे ऐसे लोगों से थोड़ी सी दिक्कत होती है जो एक नौटंकी के एलिमेंट को, एक विदेशिया के एलिमेंट को या किसी फोक एलिमेंट को अपने नाटक में तो डालते हैं, पर नाटक के नाम को जो है कुछ और कहने से उनको बड़ी शर्म आती है। मेरा ये सबमिशन है कि मोर मोर है, पीकॉक। मोर जो है वो मोर है, वो अपने पंख से सुंदर लग रहा है। वो सुंदर लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके दो पंख चार पंख नोच करके अपने खोस लीजिए और आप कहिए कि मैं भी मोर हो गया, और मोर का नाम नहीं लीजिए और आप बताइए कि मैं बहुत सुंदर हूं। तो क्या है कि वो एक दो पंख खोसने से आप मोर नहीं हो जाएंगे। पहली बात तो थोड़ा सा एक एलिमेंट ही आप ले पाएंगे, दूसरे पूरी तरह से डूबना है आना है तो उसी में आ जाइए। और ये म्यूजिकल थिएटर से सभी जगह पे होता है, पूरे वर्ल्ड ओवर होता है। सभी जगह के अपने फॉर्म हैं और उनके एरिया के और लोकल डायलेक्ट्स और तमाम चीजों को लेकर के वो बनता रहता है। जो नाटक हो रहा है मंच पे, जो मॉडर्न सिटीज में नाटक हो रहा है, जो ऑडिटोरियम में नाटक हो रहा है, वही चीज है ये नौटंकी भी। वो पूरा प्ले है और पूरा विधान है। कहने का तरीका इट्स बिट मोर साइंटिफिक, कि अगर आपको सैड करना है तो आई विल मेक यू सैड, इफ यू वांट टू गो हैप्पी, वो है। लव सीन है तो लव सीन आपको लव लगेगा, एयर में लगेगा, वो हवा में फैला हुआ लगेगा, वो सॉन्ग्स के साथ में, उन ट्यून्स के साथ में। इट्स अ फुल बहुत प्रूफ बहुत फॉर्मेट। धन्यवाद, बहुत ही रोचक, धन्यवाद। थैंक यू। Next, we have Ritambara Mittal. Can you please unmute and ask your question? जी, थैंक यू अतुल सर, बहुत ही इंसाइटफुल लगा ये सेशन। मेरा सवाल आपसे ये था, पहले सवाल के उत्तर से ही जुड़ा हुआ है कि ये जो नौटंकी है इसको हम ऑडिटोरियम वाले सेटअप में भी खेल सकते हैं क्या? क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ऑडियंस के साथ इंटरैक्टिव तरह की कला है। मतलब अगर एक ऐसे ऑडियंस बैठी है घेरे में और आप बीच में से खेल रहे हैं तो आप 4 डायमेंशन से ज्यादा बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि आपने वो भी एग्जांपल दिया कि हमको क्या है, फिर आगे से लोग बोलेंगे कि गम। तो अगर हम ऑडिटोरियम में स्टेज पर रखते हैं नौटंकी को, तो क्या ये टेक्निकली शैली मतलब कहानी को उस तरह से अ, बता पाएगी जैसे नाटक बता पाते हैं? नौटंकी एक्चुअली में क्या है ना कि ये खुले में खेलने की चीज ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये थिएटर है। थिएटर में क्या है कि आप जो है 3 साइड से 4 साइड से, या रोमन कोलोजियम या उसके जो है बाकी डी शेप में आप नहीं कर सकते इसको। यू हैव टू ब्लॉक द थिंग्स। एक एंट्री होगी, एक एग्जिट होगी, राइट और लेफ्ट होगी, वो रखना ही रखना पड़ेगा। पहले कैसे करते थे कि जो हम जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे जो लोग, तो उधर जो है जितने ऊंट घर होते थे जहाँ पे कैमल्स रहते थे, तो बड़े घर होते थे वो, तो उसी को साफ कर करके वो बना लेते थे ऑडिटोरियम। और अदरवाइज जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी लिखा है कि जो रंगशाला में प्रस्तुत होगा, जो थिएटर में प्रस्तुत होगा, वही होगा। एक्चुअली में क्या हुआ था कि नाट्य शास्त्र की जब शुरुआत होती है तो उसमें ये होता है कि समुद्र मंथन जब नाटक लिखा गया तो उसको जो है देवताओं ने करने की कोशिश करी और उसमें दानवों को नहीं बुलाया। तो दानवों को नहीं बुलाया तो दानवों ने आपस में बड़ी चिंता व्यक्त करी कि दिस इज नॉट डन, वो कुछ ही लोग मिल के कर रहे हैं, हम लोगों को इनवाइट नहीं करा उन्होंने। ऐसी कहानी है। तो उनके जो नेता था वो था विरूपाक्ष। तो विरूपाक्ष ने क्या करा कि सबकी मेमोरी के साथ में खेल दिया, खेल ऊपर से, और सारे डायलॉग इधर उधर गड़बड़ होने लग गए। तो जब गड़बड़ होने लग गए तो फिर ये हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया। तो ये हो गया कि हाँ, फिर शंकर जी ने मीटिंग करी तो फिर ऐसा हुआ कि नहीं नहीं, दिस थिएटर इज फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। अब कोई कास्ट, कोई क्रीड, कैसा भी व्यक्ति, सभी लोग आ सकते हैं। दूसरी चीज, इसको बंद जगह में रखो, बहुत खुले में नहीं रखो। तो वो हरदम से बंद में ही होता था। खुले में क्या हो सकता है,
डांस का फॉर्म हो सकता है कोई, जिसको तीनों तरफ से देखना है। सिंगिंग वाले किधर भी बैठे हुए हैं उसको चारों तरफ से भी देख सकते हैं यहाँ पे, वो चारों तरफ घूम भी सकता है इफेक्टिवली। पर इधर सीन दिखाते समय हम इधर घूम जाएंगे तो पीछे अलग कुछ नहीं दिख रहा है उसको। तो इट हैज टू बी डन इन द ऑडिटोरियम ओनली। खुले में हो सकता है, ओपन एयर में, जिधर फिर भी वो 3 साइड ब्लॉक रहेगा, ऑडियंस एक ही साइड रहेगी। सो इट हैज टू बी, माने ऑडियंस सेटअप में क्या है कि अब वो देखिए ब्रेख्तियन स्टाइल क्या था, जो अपना स्वांग था, जो सांग था हरियाणा का, तो वो जर्मनी से ब्रेख्त आया और उसने उन चीजों को ले जा करके और उन चीजों को जो है प्रॉपर ऑन स्टेज करके और एक नई स्टाइल बना दी, ब्रेख्तियन स्टाइल। सो वो क्या था, यहाँ पे ये खुले में कर रहे थे। बट हमें इस सीन में यही आर्टिस्ट दिखाना है, उतना ही दिखाना है, तो वी हैव मोर फ्रीडम ना। वो लाइट है, वो स्पॉट्स है, वो ग्रेविटी है सीन की, वो सीन में जो है कुछ मर्डर हो रहा है या कुछ चुड़ैल आ गई है, तो हम उसको दूसरी म्यूजिक्स और दूसरे लाइट से छोटे एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। पर खुले में दिन में दोपहर में तो नहीं लाइट का इफेक्ट आएगा ना। तो पहले आप भी इसमें से ऑडियंस जो है वो ऑडिटोरियम के लेवल पे रहे, या फिर वो जो हमारे जैसे ऑडिट रहता है, ऑडियंस रहता है, वो लिमिटेड कन्वर्सेशन होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि ऑडियंस में से कोई उठ करके कहेगा कि नाउ टू मच ऑफ द ट्रेजेडी, नाउ शो मी सम लव सीन। तो कहानी बीच में, बेचारा वो सिंगर नहीं है कि वो एक गाना दूसरा गा देगा। जी 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 जी, थैंक यू। थैंक यू। Okay. Next, I have Vikas Sharma. Can you please unmute yourself and ask your question? Thank you, and thank you, Atulji. I hope you recuperate fast. Um, uh, as you explained, that Nautanki has evolved over the previous century and even before that. And while nobody can predict the future accurately, I'm curious to know, how do you see Nautanki evolving besides content in the foreseeable future? Pick a time, and how do you see Nautanki will be in that time frame? The future of Notanki is very bright. Now it is opening up for the world to see. And from the smaller places, now it is ruling the national entertainment scenario in India. And now Nautanki is ready to take a big leap towards traveling to the other parts of the world. And we have started that. Nautanki is the most scientific and most appropriate form of theater, and what theater could be anywhere. It just needs exposure. Stories, it has to be contemporary. What I think so, because when you talk of the future and when you talk about the present, future is built up upon the what we are doing today. In India, everyone was worried, the future of Nautanki, the future of Nautanki, the future of Nautanki. So I just twisted this line and I said ki futures Nautanki. So this is the Nautanki which is being presented in the auditorium now, and which has a content of the popular writers like Munshi Premchand, like Bhartendu Harishchandra, like say also established Sanskrit plays of Kalidas, and some yet coming from the folk tale. Maybe some play we could have written by Anu Bhargava ji or Indra Avasthi ji or any writer world over, and we can take it and adapt into that form of musical format with Doha Chobola, Dod, Bharatabil and everything. And then उसको जो है हम बहुत ही appropriately और बहुत ही effectively और बहुत ही efficiently जो है we can present it. And for your kind information, this Nautanki can also be presented in totally English also. It has nothing to do, that meter has to be completed. वो जब लिखने वाला लिख सकता है तो वो जो है इंग्लिश में भी दोहा लिख सकता है ना, जैसे हमने अंधेर नगरी में गाया था, जबकि ऑनेबल क्वीन एलिजाबेथ, गुड ग्रेशियस स्ट्रॉन्ग, दिस आवर्स प्रेयर इज मे यू लिव लॉन्ग लॉन्ग, may you live long long and serve the nation too. We are fortunate having intelligent king like you. तो ये जो है एक्चुअली में क्या था कि ये वो पॉसिबिलिटीज इमेंस हैं, वो इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी एंड
capability of the director and the artists. I see. Because I So, hope you so had. yeah, no, I appreciate it. So what I get from it is that you think that in the future, well, Nautanki will certainly live long and will travel far and wide and will probably have content from other languages too. But do you see any other way in which Nautanki might morph or evolve in the future besides the content being different to suit where it has traveled to? Evolving means holistically it has to evolve, and in that manner, the content wise, the presentation wise, and when we the people in India, we are giving our life, we have given our life, and so many people others are also working hard for its revival and re-establishing the lost glory of this beautiful form. So when and now when Hindi Sangam is there, when Jilmil is there, when Anup ji is there, when Arvind ji is there, Arun ji is there. So many people, everyone is worried, and Vikas is there. Then Ritam Rai is there. So many people. When everyone is collectively working and thinking how to explore and how to expose it for the world to see what this form is. Certainly, it has a good future. Thank you. I appreciate Thank it. you. एक जरूरी बात यहाँ पे कह दें, हमारे अंधेर नगरी जो नौटंकी फॉर्म में हम लोगों ने किया था, विकास शर्मा उसमें मंत्री बने थे राजा की। वंडरफुल। अंधेर नगरी करा था। हाँ जी, अंधेर नगरी किया था हम लोगों ने भी नौटंकी। तो आप जो कर रहे थे सब हम लोग रिलेट कर रहे थे उससे। हाँ, यहाँ पे जो है उससे मंत्री से हमने बुलवाया था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब हम अंधेर नगरी कर रहे थे तो हमने ये दिखला दिया था कि इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। वो रेड और वाइट वाली ब्रिटिशर्स वाली जो है उनके सोल्जर्स की ड्रेस पहना करके, और हमने जो है उसको जो दिखला दिया था कि तो मंत्री ने वहां पर बोला था, सुनो किंग ऑफ अंधेर नगरी, आई एम योर लोकल खबरी। उसका एक खबरी आता है, wall fell and Bakri dying, coming here a poor फरियादी, weeping, shouting, crying। तो राजा एक बहरे तबील गाता है इस पर, What nonsense you are talking about? I have given justice to one and all. Nobody is crying in my kingdom. For me this issue is very small। और उसके बाद में फिर जो है फिर हिंदी में चल जाती है। तो वो दिखलाने के लिए था कि हम जो है बात कहीं और की कर रहे हैं। यहाँ पे दिखलाना भी खतरनाक था ना, पता चलता कि हम ही देशद्रोही हो जाते। प्लीज। इंट्रोडक्शन सेशन था मेरे लिए। मैं गुजरात से हूँ और आई वाज जस्ट लाइक अवेयर विद द भवाई एंड नौटंकी के बारे में मुझे बहुत कम पता था, जो आज मुझे आपसे जानने को मिला। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत रीच फॉर्म रहा है और इसके अंदर जैसे आपने उस सेशन में भी कहा कि गजल और बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट भी इसके अंदर शामिल हो सकते हुए थे, बहुत सारी, मतलब इसमें सब कुछ आ सकता है। मुझे ये जानना है कि ऐसी अगर कोई नौटंकी बना रहा है तो ऐसी क्या चीज है कि अगर मतलब लिमिटेशंस ऑफ नौटंकी क्या है कि ये अगर ना करे नहीं हो सकता नौटंकी में, और या तो फिर अगर किसी ने नौटंकी बनाए तो मतलब इस चीजों को, ये 5 चीजों को ध्यान में रखना ही चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट अ नौटंकी। देखिए, नौटंकी का अपना एक फॉर्मेट है और डिफाइंड फॉर्मेट है, एंड दैट फॉर्मेट इज कि पहले दोहा आता है, कॉपलेट, दोहा, दोहा आ गया, और दोहा के बाद में चौबोला आ गया, और चौबोला के बाद में फिर दौड़ आ गई। ये एक स्टाइल है, स्टाइलाइज्ड सिंगिंग है। कुछ फॉर्म्स के लिए जो है बहरे तबील है। बहरे तबील मीन्स समुद्र के जैसे कोई विस्तारित बड़ी, और वो जो है उसके बहुत से फॉर्मेट होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। दारे नारे ना 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 नारे ना दारे ना। तो उसके बाद में फिर जो है
नारे नारे ना 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 नारे नारे ना 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 डा 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 रे डा 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 बहरे तबील, बहरे तबील के बहुत माने मैं कह रहा हूँ कि उसका जो मीटर है तो 4 लाइंस का। कहने के लिए, गाने के लिए बहुत तरीके से उसको गा सकते हैं। शिकस्त है, लावनी है, कितने शेड्स आपने देने हैं। और वो पहले से ही डिफाइंड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से खेलना थोड़ा ठीक नहीं है। वो जो है फॉर्मेट को बना के रखें, वो ज्यादा अच्छा है। और अदरवाइज क्या हो जाएगा कि फिर नौटंकी का वेरी स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो दौड़, दोहा, चौबोला, दौड़, बहरे तबील, शिकस्त, लावनी, डेढ़ तुकी, ये सारी चीजें जो है इसके अलग अलग मीटर वाले जो है पोइट्री है। और वो जो अलग अलग पोइट्री है, ये इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री। एक्सप्रेसिव कैसे करना है, गाना कैसे है, वो उस वक्त डायरेक्टर और कहानी का पोर्शन बताता है कि हाउ वी हैव टू डू इट। प्रफुल्ल, तो प्रफुल्ल, भवाई जैसे आपके यहाँ का फॉर्म है, आपके यहाँ का फॉर्म भवाई इतना रिच है, और ये सेम फॉर्म है जैसे यहाँ पे नौटंकी है। उसी तरीके से एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर में कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स गा करके अपनी बात कहते हैं। सूत्रधार जो है वहां पर भी रोंगला रोंगली है, रंगा रंगीली, जैसे यहाँ पे हमने रख लिया, या नट नटी रख लिया। सूत्रधार आते हैं, कभी कभी हमने सूत्रधार जो है दो फकीर रख दिए, कभी हमने दो जोकर्स रख दिए सूत्रधार में, कभी हमने जो है ढेर सारे 2-3 फीमेल्स को ही रख दिया, पूरा गायक मंडल रख दिया। तो एवरी टाइम स्टोरी टेलिंग पोर्शन जो रहता है, जो सूत्रधार का पोर्शन रहता है, जो नरेटर का पोर्शन रहता है, उसको हम लोग हर बार चेंज करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कैरेक्टर्स अंदर जो कहानी के हैं वो हरदम जो है वो जैसे स्टोरी है वैसे रहेंगे। इट हैज टू बी लाइक दैट ओनली। Sorry to interrupt you, ये अच्छी बात। Atulji. We are kind of running out of time, and we have two more questions. Praful, प्लीज। did your question get answered, or do we need to spend यस more यस, मैं time? सिर्फ उसको मैं उसको कंक्लूड करना चाहता हूँ जिससे मुझे समझ में आ जाए। जैसे ही आपने वो बात कही उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कोई भी स्टोरी को लेके अगर उस पे नौटंकी बनाना है तो वी हैव टू वर्क आउट विद दैट दिस द फॉर्मेट। इज इट ट्रू? यस। फॉर्मेट के साथ में काम करना होगा, और जो नरेटर का पोर्शन होता है, जो सूत्रधार का पोर्शन है, जो स्टोरी को आज प्रेजेंट कर रहा है 2026 में, स्टोरी में भी 2 सेंचुरीज पुरानी हो सकती है, या कोई पीरियड ड्रामा हो सकता है, कोई लव स्टोरी हो सकती है, हीर रांझा हो सकती है, लैला मजनू हो सकती है, एनीथिंग। और वो जो है दोनों का कंबाइनेशन मिल करके चलेगा। वो एवरी सीन खत्म होगी, नए सीन होगी, फिर से नरेटर आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट्स सब। Okay. यस, थैंक यू। All right. थैंक यू। Thanks, Praful. Indra Nigam, can you please unmute and ask your question quickly? And let's just go through quickly. We have one more person after you. हाँ, नमस्कार। यह आपका बहुत जी ही ज्ञानवर्धक रहा। हमको से आपने कुछ मेंशन किया था कि कोई जर्मन नाम लिया था कि वो ले गया और उसने वहाँ पे उसको थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा स्ट्रक्चर करके बर्टोल्ड आया ब्रेक्ट, यूरोप या। में। तो वेस्टर्न कंट्रीज में है ओपेरा एंड ऑपरेट। सो नॉट या। ओपेरा बट ऑपरेट, काफी सिमिलरिटी दिखती है उसमें ऑपरेट में। तो जब आप बता रहे थे कि वो जर्मन कोई गया, तो उसके बारे में आप सोच रहे थे ऑपरेट के बारे में? उसमें भी नहीं, इसी ऑपरेट तरीके नहीं, से है कि ब्रेक्टियन, इट्स अ एक्टिंग है, ब्रेक्टियन सिंगिंग स्टाइल है? ऑफ थिएटर इन जर्मनी। सॉरी? Germany, it's stylized for Germans. The Brechtian style is their style of theater, presenting the theater. और ऑपरेट के बारे में अगर आप, ऑपरेट हमने एक आध देखे हैं, उसमें नौटंकी जैसा ही हमको, जब देखा था तो हमको नौटंकी की आभास हुआ था कि नौटंकी जैसा ही है। हाँ, जैसे कि ब्रिटेन में है, जैसे कि ओपेरा जो है वहाँ पर, वो जो है वहाँ पर जो है उनकी एक स्टाइलाइज्ड सिंगिंग है। वो एवरीथिंग, वो वुडलिंग से शुरू होकर के और वो जो है हाई पिच तक जाती है।
ब्रेख्तियन स्टाइल ऑफ थिएटर इज ए डिफरेंट स्टाइल, जहाँ पर कि एक कहानी है, उसके ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर्स जो है स्टेज पर ही तैयार भी होते रहते हैं और वहीं पे चेंज भी करते रहते हैं और वो नए रोल्स में आते रहते हैं। पूरी ब्रेख्तियन एक पूरी स्टाइल है पूरी वो, और वो जर्मनी की ही स्टाइल है वो, और वो जर्मनी उसी के लिए फेमस है वो। ओके, धन्यवाद। हम्म। All right, Anandji, you're up, and that would be the last question. Anand Vardhan Sharma, can you please unmute and ask your question? आवाज आ रही है मेरी? यस यस। ओके। नमस्कार, बहुत अच्छा अतुल जी आपका आज का व्याख्यान रहा। एक दो मेरे सुझाव थे और जिज्ञासा भी थी। एक तो थोड़ा सा नथाराम शर्मा जी पर भी अगले व्याख्यान में आप और प्रकाश डालेंगे, जो हाथरस की नौटंकी है कैसे वो बिहार की नौटंकी से अलग है। और दूसरा एक बड़ा संकट, चूंकि मैं भी बनारस में हूँ और नौटंकियां मैंने लिखी हैं, उसके लगातार प्रदर्शन भी होते रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या हम लोग के सामने आती है नगाड़े और नक्कारे वालों के लिए। उसका जो म्यूजिकल पार्ट है वो हमें अच्छे बजाने वाले मिलते ही नहीं। तो क्या ऐसी कोई वर्कशॉप बीएनए को या एनएसडी को नहीं करनी चाहिए, जिसमें खासकर इसके जो जो इसका सांगीतिक पक्ष है, जो उसकी एक्चुअली धुरी है, उस पर बातचीत हो। एक और मेरी जिज्ञासा भी थी और सुझाव भी था कि जो अलग अलग छंद हैं जिनकी चर्चा आपने की भी, उनका सही उच्चारण हमारे पात्र नहीं कर पाते हैं। उसकी रिद्म जो है वो भी, चाहे वो बहर की हो, बहर तबील की हो, चाहे दौड़ की हो, चाहे लावनी की हो। दोहा तो चलिए वो इतना प्रचलित है कि दोहा और चौगुला तक तो चल जाता है। तो इस पर भी कुछ वर्कशॉप होनी चाहिए। अवस्थी जी से भी मैं कहूंगा और अमित भाई से भी कहूंगा कि इस तरह की भी यदि चीजें हो तो बेहतर हो। और क्या इलाहाबाद में या आपकी संस्था की ओर से क्या ऐसी कोई वर्कशॉप खासकर सांगीतिक पक्ष को लेकर के कभी की गई है? पहले तो आपने नथाराम शर्मा जी के बारे में बात करी। नथाराम शर्मा जी जो है 20th सेंचुरी की शुरुआत में थे, और 1920-25 के आसपास जो है उनका उदय हो रहा था। और उनके जो मैनेजर थे वो एक इंग्लिश थे और अंग्रेज थे, और उन्होंने जो है उनको बता दिया था कि आप जो है एक पब्लिकेशन डाल दीजिए, एक जो है प्रिंटिंग प्रेस डाल दीजिए, ताकि जो है नौटंकियां जो है संरक्षित रह जाएं। तो 3,3200 नौटंकियां वहां पे जो है वो लिखी हुई वहां पे पड़ी हुई हैं, तमाम राइटर्स की लिखी हुई, जो उनके रेपोर्टर में है। नथाराम शर्मा अपने आप में ही जो है अच्छे एक्टर थे, पर जो है वो दो अलग अलग बेल्ट है, और थिएटर जो है उस ब्रज क्षेत्र में बहुत लैक करता है, और वहां पे जो है वो गायकी प्रधान है, और खूब जम के गाते हैं, और वो कुछ भी मैंने दूसरी चीज ये है कि आपने दोहा चौबोला के जो मीटर्स की बात करी, तो उसके ऊपर कोई जो है उसको स्वरलिपियां या उसका जो नोटेशंस नहीं तैयार करा जा सकता। उसका कारण क्या है कि इंडिया एक बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि जब हम पश्चिम में जाते हैं तो वहां पे उसका मुंह जो है मूवमेंट ऐसे होता है, के कर रहा तू, कहाँ जा रहा। पर जैसे ही वो पूरब की तरफ आता है, टुवर्ड्स ईस्ट आता है, तो वो मुंह गोल होने लगता है, कहो तो नहीं। और असम पहुंचते पहुंचते अटूल एकदम गोल हो जाता है, ओ हो जाता है। ये जो स्वराघात हैं, ये हरदम जो है नोटेशंस रोकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पश्चिम में बोल देगा जे नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता, ये हमारे यूपी माने इलाहाबाद और बनारस में नहीं हो सकता। नहीं बोलेंगे उसको, नहीं नहीं हो सकता। नई पतंग हो सकती है, कुछ चीज हो सकती है, पर नहीं। हा, ना ही, नहीं एक अलग चीज हो गई। तो वो क्या है कि ये सारी चीजें जो है इसको रोकती हैं। वर्कशॉप और नक्कारे की कोई कमी नहीं है, बहुत है। और एक बार एक गवर्नमेंट को प्रोग्राम की जरूरत पड़ी थी, तो +100 नक्कारे तो मैंने बजवाए थे एक प्रोग्राम में। चीफ मिनिस्टर वॉज देयर। तो ऐसी कोई कमी नहीं है। और कोई फॉर्म कभी खत्म नहीं होता, मरता नहीं है। वो थोड़ा सा इंटीरियर, रूरल, डिस्टेंट और फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं,
और ऐसे लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ बाकायदा, मेरे पास में लिस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं, न कार्य बहुत बच जाते हैं। वर्कशॉप से हम जो है बहुत माने अपने जो प्रोडक्शंस हैं हम वो करते हैं, दूसरों की वर्कशॉप जो है बहुत कम करते हैं। उसका कारण क्या है कि इट्स वेरी टाइम टेकिंग, और महीने और 15 दिन के लिए घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं बड़ी बड़ी वर्कशॉप नहीं कर पाता हूँ देश भर में जा करके, ऑफिस है, ऑफिस को संभालना, बाकी सारे काम रहते हैं। सो हम लोग होपफुली टच में रहेंगे, और जब भी कोई जरूरत होगी तो आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू। Thank you. Arvind ji, oh, Arvind or Indra Avasti, would you like तो to, either of you like to propose a vote of thanks? या तो इसके लिए हम हिंदी संगम की प्रेसिडेंट ममता सिन्हा को इनवाइट करेंगे, तो वो आके वोट ऑफ थैंक्स अपना बताएं। और जब तक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं थोड़ा सा। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम ममता सिन्हा, आई एम पार्ट ऑफ हिंदी संगम। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के आज हम लोगों के लिए नौटंकी की ये वर्कशॉप रखी। और अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू अतुल जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हम लोगों को सबको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाल के हम लोगों को नौटंकी के बारे में बताया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्री अनूप भार्गव जी को एंड शकील अख्तर जी को ऑल्सो, जो उन्होंने हम लोगों के संग कोऑपरेट करके ये पूरा प्रोग्राम हम लोग के संग ऑर्गेनाइज कराया। और बाकी धन्यवाद मेरा आप सब ऑडियंस को, जो आप सब ऑडियंस ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप अगले 2 सेशन में भी आप हमारे संग जुड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड बहुत ज़्यादा हम आप लोग को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। बैक टू यू इंदर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद शकील जी, और धन्यवाद अतुल जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा, बहुत नई बातें पता लगी। और आपसे तो हमेशा के लिए एक पार्टनरशिप रखनी चाहिए हम लोगों को, जिससे कि आगे सबका ज्ञान बढ़ता रहे, और देखें हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं। और साथ में ही हम सिटी ऑफ बीवर्टन और स्टेट ऑफ ओरेगन को भी थैंक्स देना चाहेंगे। उनके सहयोग, उनके ग्रांट के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया है, और हो सका तो इसको और एक ऊंचे दूसरे लेवल पे भी ले जाने का हमारा सपना जो है वो साकार होगा। तो धन्यवाद। और इसके साथ ही सूचना अगले प्रोग्राम के लिए, तो अगले प्रोग्राम के लिए शकील जी और हम लोग साथ में काम करेंगे, अतुल जी खैर रहेंगे ही। अगले प्रोग्राम में हमारे पास साथ आ रहे हैं अजय कुमार जी। शकील जी ठीक कह रहे हैं ना? तो अगला हमारा कार्यक्रम होगा बृहस्पतिवार को, आपके भारत में उस शुक्रवार का दिन होगा सुबह 9 बजे। तो आज से 2 दिन बाद भारत में 9 बजे सुबह, और यहाँ पैसिफिक टाइम पोर्टलैंड में और वेस्ट कोस्ट में 8:30 बजे शाम को, आज ही इसी समय पर करीब 8:30 से 10 के बीच में ये प्रोग्राम होगा। तो उसमें हमारे साथ अजय कुमार जी आ रहे हैं, और फिर हम लोग उसमें नौटंकी के बारे में नई चीज़ें भी बात करेंगे, और हम लोग आगे भी इस तरह से मिलते रहेंगे। तो सबको धन्यवाद फिर से।